92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियाँ लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी माँ का रिटायरमेंट। शाम के वक्त जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी अलका घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी। हम 2 कामकाजी लोग एक घर में ऐसे रहने लगे हैं जैसे रीले रेस के 2 प्रतिभागी। न जाने वो कौन सी रेस है जिसको जीतने के लिए हम दोनों जल्दबाजी का बैटन थामे अलग अलग दौड़ रहे हैं। बेटा, अगले हफ्ते रिटायर हो रही हूँ, ये कहते हुए 55 साल की मेरी माँ बहुत खुश लग रही थी। माँ ने कह तो दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि माएँ रिटायर कहाँ होती हैं कभी। वो तो जिंदगी भर एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी की नौकरी करती रहती हैं। खैर, अपनी सरकारी नौकरी के पूरे 30 साल बाद अब उनको छुट्टी मिल रही थी। अपने रिटायरमेंट के लिए माँ का ये उत्साह बिल्कुल वैसा था जैसे बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाने के लिए हम उतावले रहते थे। माँ कह रही थी, अब कहीं छुट्टियों में जाने का मन हो रहा है, तुझे और अलका को थोड़ा टाइम और मिलता तो भारत भ्रमण पे चलते। वैसे मैं तो ये भी सोच रही थी कि तिमंजिले पे एक बड़ा सा कमरा बना लेते हैं, उस पर एक लाइब्रेरी बनाएंगे और खूब सारी किताबें खरीद लेंगे। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद घर में अकेले बोरियत हो जाएगी ना। फिर थोड़ा झिझकते हुए माँ बोली, अच्छा एक बात बता, इस उम्र में क्या कार चलाना सीख सकते हैं? जिंदगी भर तो इतने पैसे नहीं रहे कि कार का सपना पूरा हो जाए, लेकिन अब तो खरीद सकती हूँ ना। माँ, तुम कार चलाना सीखोगी इस उम्र में? मेरी हंसी थम ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं सीख सकती क्या? माँ का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया था। उन्होंने किसी छोटे बच्चे की तरह पूछा था। मैंने संभलते हुए कहा, मतलब हाँ, अगर कोशिश करो तो क्यों नहीं सीख सकती। कहाँ रे, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे कारवार की उम्र कहाँ रही अब। ये कहते हुए माँ को जैसे अपनी अंतहीन जिम्मेदारियों की लिस्ट में से एक और जिम्मेदारी याद आ गई थी। अच्छा लग रहा था आज उस माँ को अपनी ख्वाहिशें जाहिर करते देखते हुए, जिसने पिताजी के जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी हमारी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी थी। माँ से बात करने के बाद मैं बिस्तर पर जाके लेट गया। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी की आवाज से आंख खुली तो मोबाइल में टाइम देखा। 3 घंटे हो चुके थे मुझको सोए हुए। दरवाजे पे एक कुरियर वाला था। सर, अलका जोशी, उसने एक पेपर से पढ़ते हुए बोला। उन्नीदी आंखों से मैंने पेपर पे साइन किया और कुरियर ले लिया। किसी बिल्डर की चिट्ठी थी। अलका को इन दिनों मुंबई में घर लेने का भूत सवार हो गया था। उसके सारे कलीग रोज उसको किसी न किसी नए बिल्डर के बारे में बताते और रोज उसके दिमाग में एक नए घर का सपना पलने लगता। काम वाली बाई ने आके खाना बना दिया था और मैं लैपटॉप पे एक और फिल्म लगा के फिर से ऊँघने लगा था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी की आवाज से फिर आंख खुली। दरवाजे पे जाके देखा तो मेरी पत्नी अलका ऑफिस से अभी अभी लौटी थी, थक हार के एकदम चूर। कभी कभी अलका और अपनी लाइफस्टाइल को देख के लगता कि हम पति पत्नी नहीं, रूममेट्स हैं। उसकी इवनिंग और अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के बीच बस एक रात होती जो हम मुश्किल से साथ बिता पाते। रात जब वो थकी हारी लौटती तो बेचारी बात तक करने की हालत में नहीं होती। वो खाना खाती और फिर ऑफिस की परेशानियां सुनाते सुनाते बिस्तर में ढेर हो जाती। माँ की रिटायरमेंट की खबर सुन के आज मेरा भी रिटायर होने का मन कर रहा था, लेकिन रिटायर न सही, कुछ दिन की छुट्टी तो ले ही सकता था। मैंने सोच लिया कि माँ के रिटायरमेंट के मौके पे मैं अलका को लेके एक लंबी छुट्टी माँ के साथ बिताने जरूर जाऊंगा। ऐसे एक ही घर में मुसाफिरों की तरह आखिर कब तक जी सकते थे हम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी माँ का रिटायरमेंट। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि माँ के रिटायरमेंट की खबर सुनकर अखिल को लगने लगा था कि उसे भी कुछ दिनों की छुट्टियों की ज़रूरत है।
ऑफिस थक कर लौटी अपनी पत्नी को देखकर उसने फैसला किया कि वो जल्द ही ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताएगा। अब आगे। सुबह सुबह ऑफिस पहुंचा तो काम कंप्यूटर नाम की उस गठरी में मेरा इंतजार कर रहा था। क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स नाम के वो जाले मुझको आज फिर साफ करने थे। दूसरों की शिकायतों को दूर करना, पिछले 10 साल से यही तो किया था मैंने इस मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड नाम के इस बड़े से ओहदे पे बैठ के। और इस बीच जैसे भूल गया था कि मेरी खुद से भी कई शिकायतें हैं जिनको दूर करने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त सैलरी नाम की उन बेड़ियों के सुपुर्द कराया था मैं इन 10 सालों में। माँ ने खूब कहा था, बेटा हमारे लिए ना सही खुद के लिए तो थोड़ा वक्त निकाल लिया करना। अपने बैंक अकाउंट में हर महीने बढ़ रहे उन आंकड़ों से फुर्सत मिले तब ना। लेकिन कल रात जब माँ ने अपने सपनों का जिक्र किया तो जैसे याद आया कि सपने देखना तो भूल ही गया था मैं। कल रात आए माँ के उस फोन के बाद मैंने तय कर लिया था कि अपने सपनों की फहरिस्त में मुझको सबसे ऊपर किस सपने को रखना है। आज कंप्यूटर में शिकायतों का जवाब देने की जगह मैंने सबसे पहले 1 महीने की छुट्टी की अर्जी लिखी। माँ के लिए किताबें खरीदना और तीसरी मंजिल पे एक लाइब्रेरी बनाना भी अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लिया। ऑफिस की जिम्मेदारियों की दुनिया के बाहर बहुत सारे काम थे। छुट्टियों की अर्जी लेके बॉस के पास चला आया मैं। अपनी कुर्सी पे बैठे कंप्यूटर से चिपके बॉस से अंदर आने के लिए पूछा तो बोले, यार जरा बिजी हूं, शाम को बात कर लें। बिजी रहना बॉस रहने के लिए ज़रूरी होता है शायद। सर थोड़ा अर्जेंट है, अभी बात करनी है, मैंने जोर देके कहा। बॉस ने तिरछी निगाहों से मेरी ओर देखा और रुखाई से बोले, अच्छा कम इन। मैंने कमरे में जाते ही छुट्टी की अर्जी उनकी ओर बढ़ा दी। यूं तो ईमेल भी कर सकता था लेकिन बॉस तो बिजी थे, ईमेल पता नहीं कब चेक करते। बॉस ने पेपर का वो टुकड़ा देखा, फिर हंसते हुए बोले, आर यू जोकिंग? 1 महीने की छुट्टी? अरे कंपनी की छुट्टी करवाने की सोच रहे हो क्या? 2-3 दिन के लिए जाना है तो चले जाओ, इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी दे दी थी मुझको, उस माँ की ख्वाहिशों के लिए 2-3 दिन क्या काफ़ी थे? सर पिछले 3 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है मैंने, लेकिन इस बार सही में अर्जेंट है, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। मैंने कहा, या तो 2 नहीं तो 4 दिन की छुट्टी ले लो। अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस कंपनी को दिए थे मैंने और ये कंपनी मुझको मेरे हिस्से का 1 महीना देने को तैयार नहीं थी। बहुत समझौता कर लिया था लेकिन इस बार नहीं। सर छुट्टी नहीं मिली तो मुझको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कह के मैं बॉस के केबिन से बाहर चला आया। परेशानियों की फहरिस्त में अब नौकरी जाने का डर भी जुड़ गया था, लेकिन माँ के पास जाने के उत्साह ने उस डर को कुछ देर के लिए ही सही काफूर कर दिया था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मां का रिटायरमेंट। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अखिल ने ऑफिस में बॉस से छुट्टी के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अखिल ने तय कर लिया कि वो किसी भी हालत में मां से मिलने जरूर जाएगा। अब आगे। घर पहुंचा तो देखा कि अलका आज ऑफिस जाने की हड़बड़ी में नहीं थी। उसका कॉम्प ऑफ था आज। उसके दरवाज़ा खोलते ही धनिये के छौंके की खुशबू मेरी नाक तक आ पहुंची थी। मैं समझ गया था कि उसने मेरा पसंदीदा कढ़ी चावल बनाया है आज। इस खुशबू ने जैसे ऑफिस की सारी तनातनी को दिल और दिमाग दोनों से कहीं गायब कर दिया हो। हाथ मुंह धो के डाइनिंग टेबल पे लगे खाने पर टूट पड़ा मैं। घर का खाना। शहर में रहने वाले हम जैसे कामकाजी लोगों से बेहतर इन 3 शब्दों की अहमियत भला और कौन समझ सकता है। कुछ देर इधर उधर की बातों के साथ कढ़ी का स्वाद भी मुंह में घुलता रहा। कुछ देर बाद अलका ने कहा, तो घर ले रहे ना हम अखिल? घर, ये लफ्ज सुनने में जितना अच्छा लग रहा था इससे बहुत ज्यादा डरावना था। मुंबई में घर खरीदना आजीवन कारावास से कम थोड़े होता है। 20 सालों तक महीने के 70-80 हजार रुपए का कर्ज चुकाना, अगर नौकरी चली गई तो? कल अगर कोई दुर्घटना घट गई तो? बिल्डर ने कहीं कोई फ्रॉड कर लिया तो? जितना बड़ा सपना उतने बड़े सवाल।
और फिर खुद की जिंदगी को गिरवी रख के भला घर कहाँ बनते हैं? डू यू थिंक ये प्रैक्टिकल होगा? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मैंने एक और मुंह में डालते हुए कहा। अलका तो जैसे पूरी अकाउंट शीट लेके तैयार थी। देखो, तुम्हारी दिवाली का बोनस और मेरा बोनस मिला के 2 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। मेरी सेविंग भी 2 लाख तक की हो गई है, 4 लाख तो ये हो गए। 2 लाख तक मैं अपने पापा से मंगा सकती हूँ। और फिर कुछ डरते हुए उसने कहा, और माँ जी भी तो रिटायर हो रही हैं, 8-10 लाख तो उन्हें भी मिलेगा ना रिटायरमेंट पे। मुंह का सारा स्वाद जैसे फीका हो गया था इसको सुनकर। अलका, लेकिन माँ की भी तो कोई इच्छा होगी ना? अपने घर के लिए हम उनकी इच्छाओं को तो नहीं मार सकते। मेरी कुछ ऊंची हो गई आवाज पे बिदकते हुए अलका ने कहा, अखिल, इसमें इतना इमोशनल होने जैसा कुछ नहीं है। इतना कह के अलका टेबल पे रखे बर्तन समेटने लगी। बर्तनों के खटकने की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। इमोशनल? बात मां के बारे में हो रही है अलका, और तुम कहती हो मैं इमोशनल हो रहा हूं? जूठे बर्तनों को एक किनारे रख के अलका मेरे बिल्कुल पास आके बैठ गई। फिर आंखों में आंखें डाल के उसने बच्चों की तरह मुझे समझाते हुए कहा, देखो माँ जी रिटायर हो रही हैं, इसके बाद हम उनको उस छोटे से कस्बे में अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। यहाँ किराए के इस घर में 2 आदमी बढ़ जाएं तो जगह कम पड़ने लगती है। तुम यहाँ कैसे बुलाओगे उनको? घर ले लेंगे तो हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी अच्छा होगा ना। अलका की बात गलत तो नहीं थी, लेकिन चाहे वो बात सही हो या गलत, मैंने तय कर लिया था, माँ के रिटायरमेंट की नींव पे मेरा घर कभी नहीं बनेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मां का रिटायरमेंट। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि घर खरीदने को लेकर अलका और अखिल के बीच का मनमुटाव आज एक नया रंग ले चुका था। अलका ने मां के रिटायरमेंट के पैसों से घर खरीदने की बात कही तो अखिल नाराज हो गया। अब आगे। एक और अलका के घर का सपना था जो उसने हम दोनों के लिए देखा था, और दूसरी ओर मेरी बूढ़ी हो रही मां की ख्वाहिशें। रात को बिस्तर पे लेटे हुए मैंने अलका के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था मैंने मां को बहुत सताया था। मां की नई नई नौकरी लगी थी तब। मैं शायद 9-10 महीने का था। मां मुझे गांव में ताईजी के पास छोड़ के नौकरी ज्वाइन करने के लिए चली गई थी। मां पापा को मिलकर पूरे 5 बच्चों को पालना था। 3 महीने बाद जब मां लौटी तो मैं ताईजी की गोद में था। वो मेरे पास आई तो मैंने उनको ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूं। मैं उनको भूल गया था। मां ने कितनी कोशिश की कि मैं उनकी गोद में चला जाऊं, लेकिन मैं ताईजी की गोद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पूरी रात मां रोती रही थी उस दिन। कितना कुछ खो देती है ना माएं हमको बड़ा करके, बड़ा आदमी बनाने के लिए, और हमें उनका खोया हुआ कुछ नजर नहीं आता। मेरी आंखें कुछ नम हो गई थीं। न जाने कितनी कहानियां छिपी थीं इस नमी में। मैं बोलता जा रहा था और नम होती आंखों के साथ। तभी नाइट लैम्प की रोशनी में मैंने अलका के सर को अपनी गर्दन पे ऊँघते हुए पाया। वो नींद से उलझी किसी लोरी की तरह मेरी बातें सुन रही थी। मां बहुत याद आ रही थी आज। उन यादों ने नींद को जैसे अपने पास बुला लिया हो। रह रहकर कई किस्से याद आ रहे थे। एक दिन अचानक हमारे उस छोटे से कस्बे में कहीं दूर से आने वाली वो बस घर के बिल्कुल पास आके रुकी। हम तीनों भाई पड़ोस में रहने वाले सोनू की घर की छत पे क्रिकेट खेल रहे थे कि तभी मेरी नजर उस साइकिल पे गई। कंडक्टर बस की छत पे रखी उस नई लाल रंग की साइकिल को उतरवा रहा था। बस से मां अभी अभी उतरी थी। नौकरी के सिलसिले में 1000 किलोमीटर दूर रह रही थी मां। पूरे 1 महीने बाद घर लौटी थी वो। घर से दूर रह रही मां के घर लौटने की खुशी कोई शब्द कहां बयां कर सकते हैं। मैं भाग के सीढ़ियों से उतरा। सड़क पे पहुंचा तो पता चला कि जो साइकिल उतर रही थी वो मां लेके आई थी मेरे लिए। एक तो मां आई थी वापस, और वो भी इतने सुंदर तोहफे के साथ। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इतनी महंगी साइकिल लेके आई है मेरे लिए। डरते डरते उस साइकिल को हाथ लगा के मैंने पूछा, मां ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ, तेरे लिए। फिर मुस्कुराते हुए मेरे सर पे हाथ फेरते हुए मां ने कहा था,
उस साइकिल के घर में आते ही घर में दोस्तों का जमावड़ा लग गया था। उस मोहल्ले की पहली साइकिल थी वो, गियर वाली साइकिल। माँ की तोहफे में दी हुई उस एक साइकिल ने जैसे बचपन का हीरो बना दिया था मुझको। उस साइकिल से पूरे मोहल्ले के बच्चों ने साइकिल चलाना सीखा। बचपन में मिली उस साइकिल की बराबरी तो खैर दुनिया का कोई तोहफा नहीं कर सकता था। लेकिन आज वो दिन आ गया था जब रिटायरमेंट के मौके पे मुझको भी माँ को एक ऐसा ही तोहफा देना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी मां का रिटायरमेंट। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अलका ने अखिल को मनाया और अखिल उसे अपनी मां के साथ बिताई बचपन की यादें सुनाकर मां को याद करने लगा। अलका घर लेना चाहती है, लेकिन अखिल अपनी मां के लिए एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता है और वैसे ही तोहफे लेना चाहता है जैसे वो अपने बच्चे के लिए उसके बचपन में लाती थी। अब आगे। सुबह सुबह बॉस के फोन से नींद खुली। देखो, टाइम तो क्रूशल है, लेकिन तुम्हारी छुट्टी अप्रूव करवा दी है मैंने। परसों जा सकते हो। 20 दिन से ज़्यादा हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी ट्रिक काम कर गई थी। ऑफिस जाने से पहले मैंने अलका को भी बोल दिया था कि वो आज अपनी छुट्टियों की बात कर ले, और उसने भी बोल दिया था कि उसको छुट्टी अभी मिल ही नहीं सकती। ऑफिस के लिए निकला ही था कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले फिर एक फ़ोन आ गया। सर, अलका मैडम ने फ़ोन करने को कहा था। थाने के पास एक प्रॉपर्टी है, 2 BHK है, 7वें माले पे, 1200 स्क्वायर फीट एरिया है। सोसाइटी में जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन सब है, और रेट सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सिर्फ 80 लाख का है। मैंने रेट भी सुना और मैं चौंका भी नहीं। 80 लाख में मेरी जिंदगी, मेरी आज़ादी सब मुझसे खरीद लेना चाहता था ये बिल्डर। और बदले में क्या मिलने वाला था मुझको? एक ऐसी सोसाइटी में घर जहां पड़ोसी मुस्कुरा के बात कर लेने में एहसान समझते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं, अनमने ढंग से मैंने कहा। सर, स्पेशल ऑफर है, 5 दिन और चलेगा, बस जल्दी बताइएगा। दूसरी ओर से आती आवाज को अनसुना करके मैंने फोन काट दिया। गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ाई थी कि फोन पे फिर से घंटी बजी। अलका का फोन था। वो प्रॉपर्टी डीलर तनेजा से बात होगी ना तुम्हारी? अखिल, इस डील को लॉक कर देते हैं यार। रिलायबल डीलर है, ऑफर भी दे रहा है। इससे बढ़िया डील तो मुंबई में मिलने से रही। क्या कहते हो? अलका बहुत उतावली लग रही थी और मैं उतना ही उदासीन। अलका, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। रुखाई से बस इतना कह के मैंने फ़ोन काट दिया। मन को बहलाने के लिए रेडियो पे गाना बजाया। गाना जैसे मेरी ही सिचुएशन के लिए बज रहा हो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। रात को आज फिर अलका देर से घर लौटी। आज थकी तो थी, साथ में कुछ डरी हुई सी लग रही थी। घर आते ही उसने बिना कुछ बोले अपना बैग उतारा और फ्रेश होने चली गई। हाथ मुंह धो के लौटी तो मैंने उसके लिए डिनर लगा दिया था। खाना खाते हुए अलका ने कहा, अखिल, आज माँ जी का फ़ोन आया था। वो बोली उन्होंने मेरे नाम से एक FD की थी, अगले महीने मैच्योर हो जाएगी। यही कोई 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं हैरान था, यही तो चाहती थी अलका। लेकिन आज इतने पैसों के मिलने की बात सुन के वो इतनी खुश नहीं लग रही थी। रात के 10 बज गए थे। बिस्तर पे लेटे लेटे अलका ने अचानक कहा, अखिल, तुम्हें याद है ना परसों माँ जी का बर्थडे है? तुम कल ही घर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी वो अपने बर्थडे पे पिछले साल की तरह अकेले रहें। हर बार अलका ही मुझको माँ के जन्मदिन की याद दिलाती थी। इस बार भी मैं भूल गया था। काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, लेकिन अभी छुट्टी मिलने का कोई सीन नहीं है। लेकिन इस वीकेंड में छुट्टी ले लूंगी। तुम माँ जी को अपने साथ ले आना, हम उनके साथ कहीं घूमने चलेंगे। ये कहते हुए अलका का गला भराया था। मैंने उसको गले से लगा लिया। अलका काफी देर तक आंखें खोलकर चुपचाप लेटी रही। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था। मुझे भी नींद कहाँ आ रही थी। सुबह सुबह माँ से मिलने जो जाना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी माँ का रिटायरमेंट। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि बॉस ने अखिल की छुट्टी की अर्जी स्वीकार कर ली।
अलका ने प्रॉपर्टी डीलर से घर खरीदने को लेके अखिल की बात कराई, लेकिन अखिल को ये बात रास नहीं आई। तभी अखिल की माँ ने अलका को एक फ़ोन किया जिसने अलका के मन को बदल दिया। अब आगे। पूरे 8 महीने बाद माँ से मिल रहा था आज मैं। 9 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद घर पहुंचा तो देखा वहां सब कुछ सूना पड़ा था। आसपास इतनी शांति थी कि दूर कहीं किसी मंदिर से आ रही घंटी की आवाज भी कान में साफ सुनाई दे रही थी। 2 मंजिले को जाने वाली सीढ़ियों में रेलिंग लग गई थी। सीढ़ियों को लाल रंग से पुतवा दिया गया था। घर खुला हुआ था। बैठक के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी दीवार में 2 नए वॉल हैंगिंग लग गए थे जो शायद माँ ने ही अपने हाथों से बनाए थे। सोफे पे नए कवर चढ़ गए थे और बगल में लगी दीवान पे एक नया कालीन बिछ गया था। ये सब छोटे छोटे बदलाव मेरे ही घर में मेरी माँ ने कब कर दिए थे, कुछ भी तो खबर नहीं लगी थी मुझको। अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो माँ बिस्तर पे बैठी बिनाई कर रही थी। सीकों में उलझी माँ के चारों ओर लाल हरे रंग के ऊन के गोले बिखरे हुए थे। मेरी आहट पाते ही माँ ने अपनी जगह पे बैठे बैठे इत्मीनान से कहा, अखिल तू आ गया? मुझे देख के माँ इत्मीनान से उठी और मेरे पास चली आई। लेकिन माँ को देखा तो जैसे धक सी हुई। माँ के चेहरे की चमक कुछ फीकी पड़ रही थी। उसके चेहरे पे उम्र अपनी सलवटें छोड़ने लगी थी। कान के ऊपर के कुछ बाल सफेद होने लग गए थे। माँ के सिकुड़ से गए मुलायम हाथों को मैं अपने हाथों में लेके कुछ देर तक उनकी गर्माहट को महसूस करता रहा। माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। ऐसा करने से माँ की उम्र ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोई 5 साल जरूर कम हो गई थी। कुछ देर हालचाल लेने के बाद माँ चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर में चाय की कुछ चुस्कियां लेने के बाद मैं माँ के बिल्कुल पास गया। उनके मुलायम हाथों को थाम के मैंने कहा, माँ मैं तुमको लेने आया हूँ। अब हम साथ रहेंगे मुंबई में। माँ ने मुस्कुराते हुए बड़े भोलेपन से कहा, बेटा 1 साल बाद तुझे घर आने का टाइम मिला है। मैं वहाँ आ भी गई तो तुम्हें कहाँ टाइम होगा? अरे यहाँ कम से कम शांति तो है, वहाँ तो वो भी नहीं होगी। तुम घर खरीद लो, उसके बाद मैं कभी कभी आ जाऊंगी वहाँ। माँ ठीक ही तो कह रही थी। अपनी माँ तक के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। आगे एक भी शब्द कहने में शर्म सी आ रही थी। दिन भर ट्रेन की थकान और रात को माँ के हाथ का खाना खाने के बाद आज नींद बहुत अच्छी आई थी। सुबह सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। चाय का कप हाथ में लेके माँ मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस धुली हुई धूप की रोशनी में माँ के साथ गप्पे लड़ाते हुए जैसे सालों की थकान उतर गई हो। चाय खत्म हुई तो माँ मेरे लिए कल रात देर तक जग के पूरा किया हुआ स्वेटर ले आई। मैंने स्वेटर पहना। क्रीम कलर के उस स्वेटर को पहना के माँ बाजुओं को ठीक कर ही रही थी कि बाहर से तेज हॉर्न बजने की आवाज आई। हॉर्न लगातार बज रहा था। उकता के मैं उठा और माँ और मेरी गप्पों के बीच में आके सुबह का जायका खराब कर रहे उस बदतमीज ड्राइवर को डांटने की गरज से दरवाजे के बाहर निकला। बाहर मौजूद नजारे ने जैसे सारे गुस्से को किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक लाल रंग की कार बारामदे के बाहर से गुजर रहे उस रास्ते में खड़ी थी। कार के बोनेट पे पीले रंग का रिबन और कुछ गुब्बारे चमचमा रहे थे। कार का दरवाजा खुला। सामने अलका खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसने उंगली होठों पर रख के मुझको चुप रहने का इशारा किया। मैं चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे अलका अंदर गई, कैसे माँ की आंखें अपनी हथेली से बंद करके वो उनको बाहर ले आई, और फिर कैसे उसने माँ के हाथ में एक कैंची पकड़ाते हुए कहा, माँ जी आपकी कार। माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस फिजूल खर्ची के लिए वो अलका को डांटे या फिर अपने सपने को पूरा होता देखने के लिए खुश हो। और मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस उम्र में कार चलाना सीखते हुए कैसी लगेगी मेरी माँ। बस इतनी सी थी ये कहानी।